नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा इफ़ेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी, यानी कि जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इमरजेंसी के बारे में, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स पे, हमारे लेजिस्लेचर पे, हमारे एग्जीक्यूटिव पे, उन सबको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे आज। और आज भी हमारा इमरजेंसी का टॉपिक ही चलेगा, नेक्स्ट क्लास में भी हमारा इमरजेंसी का टॉपिक ही चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी, इसको हम सब हेडिंग्स में डिवाइड कर लेंगे। लाइक फर्स्ट सब हेडिंग है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव पे क्या फ़र्क पड़ता है इमरजेंसी का। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ। लाइक तीन चीज़ें होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर मीन्स लेजिस्लेटिव बोलते हैं जिसे हम, एंड थर्ड इज़ जुडिशरी। ये तीन चीज़ होती हैं, थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फोर्थ पिलर इज़ मीडिया को कहा जाता है वैसे, बट जो मेन थ्री पिलर्स हमारे ये हैं, किसी भी देश को अगर चलाना हो तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो इसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो गवर्नमेंट होती है, एक तरह से जो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करती है, डिसीजन और जो लॉ बनाती है, एक्ट बनाते हैं, उनको कहते हैं लेजिस्लेटिव। जो हमारे होते हैं एमपी, राज्यसभा एंड लोकसभा के अंदर एमपी होते हैं हमारे, दे आर लेजिस्लेटिव। एंड जुडिशरी इज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, इन सबको जुडिशरी कहा जाता है। तो इसका एक छोटा सा डिफरेंस आप समझ लीजिए कि लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है, जो कानून को बनाता है, यानी कि मेक लॉज। अगर हम इसको यहीं पे साइड में लिखते जाएं इनका काम, तो कलर चेंज कर देते हैं। लेजिस्लेटिव मेक लॉज, यानी कि कानून को बनाने का काम हमारा लेजिस्लेचर करता है, जो कि पार्लियामेंट एंड स्टेट की विधानसभा होती है, लाइक एमपी एंड एमएलएज। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो गवर्नमेंट होती है हमारी, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इनका काम होता है इम्प्लीमेंटेशन का, यानी कि जो कानून लेजिस्लेटिव बनाती है उनको इम्प्लीमेंट करने का काम हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी करती है। अब दो चीज़ें हो गई, पहला कानून बनाया इन्होंने, दूसरा कानून को इम्प्लीमेंट इन्होंने किया, और तीसरा इज जुडिशरी। ये इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी कि इंटरप्रिटेशन करते हैं कि जो लॉ बनाया गया है, जो लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो सही तरीके से किया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही है। ये सब चीज़ें चेक कौन करता है, जुडिशरी चेक करती है। तो बस एक छोटा सा डिफरेंस मैंने आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले समझा दिया, ताकि आपको एक मतलब अंदाज़ा रहे कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, एंड जुडिशरी क्या होता है। एग्जीक्यूटिव इज जो कि इम्प्लीमेंट करता है लॉज को, एंड लॉ को बनाता कौन है, लेजिस्लेचर, यानी कि हमारी पार्लियामेंट एंड स्टेट विधानसभा। और जुडिशरी का काम है उसको इंटरप्रिटेशन करने का, कि काम जो हो रहा है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब नाउ नेक्स्ट थिंग इज, हमने बोला इफेक्ट्स क्या है इमरजेंसी के, हमारा आज का टॉपिक तो मेन यही है। तो इसका इफेक्ट सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पे क्या पड़ता है। एग्जीक्यूटिव हमने बात करी कि सरकार, एक तरह से गवर्नमेंट, जो कि इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है। तो एग्जीक्यूटिव का क्या इफेक्ट पड़ेगा एग्जीक्यूटिव के ऊपर, ये हम देखते हैं कि अगर इमरजेंसी लागू होती है तो जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो सेंटर पे, सपोज मोदी जी की गवर्नमेंट अभी सेंटर पे है, उनके पास सारी पावर आ जाती है। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन को मानना पड़ता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देती है यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को किसी भी मैटर पे, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो एक्सेप्शन हो। एनी मैटर, किसी भी मैटर पे यूनियन गवर्नमेंट इनको डायरेक्ट कर सकती है, इनको आदेश दे सकती है, और दे हैज़ टू फॉलो दैट डायरेक्शन, अदरवाइज वहाँ पे राष्ट्रपति शासन भी लगा देंगे। वैसे तो नेशनल इमरजेंसी चल ही रही है, बट इनको ये कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंड है, यानी बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन की इनको माननी ही पड़ेगी यूनियन गवर्नमेंट की बात। एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन इनको मानना पड़ेगा, इसे कहते हैं हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन। यानी कि क्या हुआ ये कि गवर्नमेंट वहाँ की जो स्टेट में है वो स्टेट गवर्नमेंट है ही। सपोज अगर किसी में कांग्रेस की गवर्नमेंट भी है किसी यूपी के स्टेट में या किसी भी स्टेट में, तो उनको सेंटर की बात फिर भी माननी पड़ेगी, बेशक वो बीजेपी में है।
यूनियन वाले, इससे उनको कोई मतलब नहीं कि सेंटर में कौन है और स्टेट में कौन है। इनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ फॉलो करनी है, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, और वो किसी भी मैटर पे हो सकता है। इनकी स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व नहीं किया जाता, स्टेट गवर्नमेंट रहती है नॉर्मल जैसे चल रहा होता है हमारा अभी जैसे चलता है कि पार्लियामेंट डिसीजन लेती है एंड स्टेट विधानसभा भी डिसीजन, ये सब चलता रहता है। बट क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूनियन को फैसले लेने होते हैं, तो यूनियन डायरेक्ट इनको ऑर्डर देते हैं एंड इनको वो ऑर्डर मानना पड़ता है, ये कंपलसरी है। तो ये एक इफेक्ट हो जाता है हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी पे। आपने देखा एग्जीक्यूटिव का मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट ऑर्डर कर देती है स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी अगर उनको काम करवाना होता है किसी भी मैटर पे, एनी मैटर। सेम गोज विद लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या हुआ, वहाँ पर था यूनियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होता है, जो इम्प्लीमेंट करता है हमारे उसको लॉज को, जो लेजिस्लेचर बनाती है। अब लेजिस्लेटिव पे क्या इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, यहाँ पर पार्लियामेंट पावरफुल हो जाती है, वहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट दैट इज गवर्नमेंट जो कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, यहाँ पर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मतलब हुआ जो हमारा संसद है मेन, ये कोई सा भी लॉ बना सकते हैं स्टेट का। स्टेट की जो विधानसभा होती है वो चल रही होती है नॉर्मली जैसे चलती है, बट अगर पार्लियामेंट को ज़रूरत पड़ती है तो कोई सा भी लॉ किसी भी टॉपिक पे किसी भी सब्जेक्ट पे, एनी सब्जेक्ट गिवन इन द स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट का कोई भी सब्जेक्ट हो उस पे ये लॉ बना सकते हैं पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट, ये लिस्ट मैं आपको दोस्तों बताता हूँ। एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल। अगर नॉर्मल कंडीशन हमारी चल रही थी, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो वहाँ पे 3 लिस्ट दे रखी होती है 7th शेड्यूल में। उसमें क्या होता है कि हर एक का अलग अलग काम होता है। सपोज स्टेट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ स्टेट विधानसभा के लोग लॉ बनाएंगे एंड यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। 3 लिस्ट डिवाइड कर रखी है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड वन इज कॉनकरेंट लिस्ट, यानी कि कॉमन है, इसमें दोनों लोग लॉ बना सकते हैं, स्टेट भी एंड पार्लियामेंट भी। तो ये हमारे 7th शेड्यूल में दे रखा है। अगर कंडीशन नॉर्मल रहती है, इमरजेंसी लागू नहीं हुई, तो फिर स्टेट लिस्ट में जो अलग अलग वो दे रखे हैं, सब्जेक्ट दे रखे हैं। सपोज पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो पुलिस से रिलेटेड जो भी लॉज होंगे, जो भी कानून होंगे, वो सारे के सारे कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगी। यानी कि स्टेट की जो विधानसभा होगी, स्टेट का जो लेजिस्लेचर होगा वो बनाएगा पुलिस। एक हमारा स्टेट सब्जेक्ट है। अगर पुलिस यानी कि लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ भी बनाना होता है तो वो स्टेट बनाती है। अगर यूनियन लिस्ट में कोई चीज़ है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन बना सकती है, स्टेट उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं ये सारी। और कॉन्करेंट कुछ कॉमन लिस्ट होती हैं जिसमें दोनों अपनी अपनी जगह पे कानून बना सकते हैं। अगर स्टेट को बनाना स्टेट भी बना सकती है, यूनियन को बनाना यूनियन भी बना सकता है। बट ड्यूरिंग एमरजेंसी, एमरजेंसी में क्या इनको फ़ायदा मिलता है ये पार्लियामेंट को, दैट पार्लियामेंट अपने इस पे तो कानून बना ही सकता है एंड प्लस स्टेट लिस्ट पे भी वो कोई भी कानून बना सकता है, कोई भी लॉ बना सकता है। इनके पास ओवर राइडिंग पावर्स होती हैं। ओवर राइडिंग, ओवर राइडिंग का मतलब है कि अगर सपोज पुलिस के ऊपर, पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट ने कोई लॉ बनाया रिगार्डिंग पुलिस, बट अगर पार्लियामेंट चाहे तो उसी पुलिस के सब्जेक्ट पे दूसरा लॉ बना देगी, जो कि ओवर राइडिंग पावर मिलेगी इनको। मतलब कि पार्लियामेंट का लॉ माना जाएगा, स्टेट का लॉ वहाँ पे फॉलो नहीं होगा। ओवर राइडिंग पावर्स हैं ये, ओवर राइडिंग। तो ये हमारा लेजिस्लेटिव पे फर्क पड़ता है कि मतलब पार्लियामेंट बिकम्स पावरफुल एंड दे कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट गिवन इन द स्टेट लिस्ट। यानी कि स्टेट लिस्ट में दिया हुआ कोई भी सब्जेक्ट हो, पार्लियामेंट हर एक सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। इसका मतलब आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फेडरलिज्म के बारे में, कि फेडरलिज्म क्या होता है कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट होती है, लाइक यूनियन एंड
स्टेट, बट ड्यूरिंग इमरजेंसी हमारा सारी की सारी पावर लगभग यूनियन पे चली जाती है। आपने देखा एग्जीक्यूटिव के टाइम पे भी हमने यूनियन गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे दी कि वो कोई सा भी डायरेक्शन दे सकते हैं एंड स्टेट हैज़ टू फॉलो दैट डायरेक्शन। एंड ड्यूरिंग लेजिस्लेचर वाले में पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी स्टेट सब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट थिंग इज, अगर सपोज ये अभी इमरजेंसी चल रही है, इमरजेंसी अभी हमारी चल रही है, तो क्या होगा, जब तक इमरजेंसी चलेगी तब तक पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ चलता है। इमरजेंसी जैसे ही रुकती है, जैसे ही इमरजेंसी को स्टॉप किया जाता है, आफ्टर 6 months जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाता है स्टेट लिस्ट का, स्टेट लिस्ट में अभी हमने बात करी कि स्टेट लिस्ट के लॉस बना सकते हैं कौन, पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट का जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाती है वो आफ्टर 6 months नल एंड वॉइड हो जाता है। यानी कि वो लॉ जो भी था वो बस 6 महीने तक चलेगा आफ्टर इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी रुकने के बाद सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की वैलिडिटी उस लॉ की रहती है। उसके बाद अगर स्टेट विधानसभा उसको अप्रूव करती है तो वो आगे एक्सटेंड कर देते हैं, अदरवाइज वो वहीं पर लॉ रद्द हो जाता है, उसका कोई भी आगे मान्य नहीं होता। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम्स पार्लियामेंट के पास पावर रहती है कि वो स्टेट सब्जेक्ट को बनाए। जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म होती है वैसे ही 6 महीने के बाद जो भी उन्होंने कानून बनाए होते हैं वो हटा दिए जाते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये लेकर आई थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, यानी कि कांग्रेस गवर्नमेंट 1976 में। इसमें इन्होंने क्या किया, अभी हमने लास्ट क्लास में बताई थी। सपोज ये इंडिया, पूरा एक इंडिया मान लो, इसको सर्कल मानते हैं अगर हम, तो अगर किसी एक पार्ट में इमरजेंसी लगाई गई है, हमने बात करी थी कि ये या तो पूरे इंडिया में इमरजेंसी लगा सकते हैं या किसी एक पार्ट में इमरजेंसी लगा सकते हैं, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज इमरजेंसी हमने केरला में लगाई है, बट जो हमारा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की पावर अभी हमने बताई कि पार्लियामेंट स्टेट पे लॉ बना सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती है, तो सिर्फ केरला के लिए वैलिड नहीं है, वो ऑल ओवर इंडिया के लिए। यानी कि बेशक केरला में इमरजेंसी लगाई है, बट जो यूनियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट है वो दिल्ली में भी, यूपी, बिहार, हर जगह लॉ बना सकते हैं स्टेट लिस्ट का। तो ये एक क्लॉज डाला गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। पहले ऐसा नहीं था, पहले था कि जहाँ पे इमरजेंसी, पहले तो ऐसा वो ही नहीं था, पूरे नेशन में एक साथ लगता था, पूरी कंट्री में एक साथ हमारा इमरजेंसी लगता था। बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया था कि हम किसी एक पार्ट में भी लगा सकते हैं कंट्री के इमरजेंसी को। तो किसी एक पार्ट में लगा सकते हैं बेशक, बट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की जो पावर है वो पूरे कंट्री में एक्सटेंड होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मतलब नेक्स्ट सब हेडिंग है हमारा फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब अभी हमने पढ़ा कि एग्जीक्यूटिव पे क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरा पढ़ा कि लेजिस्लेचर पे क्या फ़र्क पड़ता है इमरजेंसी का। अब नेक्स्ट थिंग इज़ फाइनेंशियली क्या फ़र्क पड़ता है अगर इमरजेंसी लगा दी जाती है। दोस्तों फाइनेंस कमीशन एक बॉडी है अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280, तो ये रिकमेंड करती है यूनियन गवर्नमेंट को कि जो भी उनके पास पैसा आता है टैक्स से या जहाँ से भी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है उसको डिवाइड करना होता है कि इतना पैसा सेंटर गवर्नमेंट के पास रहेगा, बाकी स्टेट्स में बांट दिया जाएगा। यानी कि सपोज 100 रुपये अगर हैं तो मान लो 60 इनको देने हैं तो 40 इनको देने हैं। ऐसा फाइनेंस कमीशन ये डिसाइड करता है हर 5 साल में। हर 5 साल में नया फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। वो एक पैरामीटर डिसाइड करते हैं कि इस बेसिस पे फंड्स को डिवाइड किया जाएगा बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो क्या होता है कि ये जो पैसा इनको मिल रहा होता है 40%,
ड्यूरिंग इमरजेंसी इस पैसे को या तो कम कर दिया जाता, सपोज 40 देते थे हर साल तो अभी 10 ही देंगे इमरजेंसी के टाइम में, या फिर ये 10 भी नहीं देंगे, पूरे के पूरे ज़ीरो कर देंगे। ये टोटल पावर प्रेसिडेंट साहब के हाथ में रहती है ड्यूरिंग इमरजेंसी। और प्रेसिडेंट का मतलब है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट की मर्जी का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मर्जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये हमने अपनी पिछली क्लासेस में समझा था आर्टिकल 74 कि प्रेसिडेंट साहब फिर वही काम करते हैं जो यूकॉम उनको, यूकॉम का मतलब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनको एडवाइस करती है। तो फाइनेंशियली क्या इफेक्ट पड़ा इमरजेंसी का हमारे देश पे, कि जो हम स्टेट को पैसा देते थे, जो भी हम पे फंड होता था डिवाइड करते थे यूनियन और स्टेट्स में, वो पूरा का पूरा कैंसिल भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। और वो कब तक वैलिड रहता है? सपोज इमरजेंसी हमारा फाइनेंशियल ईयर रहता है, आपको पता है कि अप्रैल में स्टार्ट होता है एंड मार्च में एंड होता है, ये आप लोगों को पता है, हर साल ऐसा हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है। तो सपोज इमरजेंसी हमारी जनवरी में ख़त्म हुई, बट जो ये सीन है 40 रुपीज़ मतलब 40% देने का, जो ये चलता है टिल मार्च, यानी कि जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा होता है, जब तक वो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये रूल वैलिड रहता है। अगर ये जनवरी के बदले अगर ये जून जुलाई भी होता तो भी कोई मतलब नहीं था, वो मार्च में ही जाके ये रूल ख़त्म होगा, यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए ये रूल वैलिड रहता है। फाइनेंशियल ईयर के लिए ये रूल वैलिड रहता है। तो हमने समझा पहला एग्जीक्यूटिव के बारे में कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर देती है अपने डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए। सेकंड हमने समझा पार्लियामेंट लॉ बना सकता है स्टेट सब्जेक्ट पे। और तीसरा हमने समझा फाइनेंशियली क्या कर सकते हैं हम, स्टेट को जो हम पैसा देते हैं उसको पूरी तरह रोक भी सकते हैं और थोड़ा कम भी कर सकते हैं। जो भी प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे वही होगा। प्रेसिडेंट साहब का मतलब है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब जो अगली बात है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मतलब क्योंकि इसी के कारण सन 1975 में एक तरह से इमरजेंसी लगाई थी अपनी टर्म को एक्सटेंड करने के लिए। मतलब अगर इमरजेंसी चलती है, आप लोगों को पता है कोई भी सरकार अगर चुन के आती है तो वो 5 साल के लिए आती है, बट ड्यूरिंग इमरजेंसी हम लोग उसको 1-1 साल के लिए बढ़ाते रहते हैं फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। चाहे जितनी मर्जी उतनी बार बढ़ा सकते हैं, हर 1 साल में पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। यानी कि लोकसभा हम लोग इलेक्शन करके जो एमपीज़ को चुनते हैं वो सारे के सारे लोकसभा में जाते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड। राज्यसभा हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, दे आर इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। बट लोकसभा का क्या है, हम खुद डायरेक्टली चुन के सदस्य को वहाँ पर भेजते हैं, सांसद बनाते हैं। तो लोकसभा जो होता है ड्यूरिंग इमरजेंसी एक्सटेंड किया जाता है, यानी कि पार्लियामेंट का अप्रूवल अगर मिलेगा तो 1-1 साल के लिए इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम दे कैन बी एक्सटेंडेड। जब हमारी 1975 में इमरजेंसी लगी थी तो गवर्नमेंट ने 2 बार एक्सटेंड किया था 2 साल के लिए, यानी कि पीएम की कुर्सी पे मैडम इंदिरा गांधी थी एक्स्ट्रा। टोटल 5 साल का टर्म रहता है, बट वो 7 साल के लिए थी उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने 2 साल को एक्सटेंड कर लिया था 1-1 साल करके। और ये था लोकसभा को एक्सटेंड। दूसरा है कि हम विधानसभा को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। विधानसभा का मतलब अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेचर है उसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं 1-1 के हिसाब से, जैसे सेम इसी स्टाइल से, बट उसका अप्रूवल भी पार्लियामेंट ही देगी। पार्लियामेंट ही देगी, विधानसभा से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और विधानसभा का कोई उसमें रोल होगा ही नहीं। जो भी डिसीजन लिया जाएगा दैट इज टेकन बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट के डिसीजन से ही होगा। प्लस 1-1 करके पार्लियामेंट भी बढ़ा, लोकसभा को भी एक्सटेंड कर सकते हैं 1-1 साल के लिए, एंड विधानसभा को भी सेम ऐसे ही एक्सटेंड कर सकते हैं। बस इसमें एक क्लॉज है कि 1-1 साल के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं जब तक इमरजेंसी चल रही है। जैसे ही इमरजेंसी हमने मतलब इमरजेंसी को स्टॉप कर दिया
तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए आप रह सकते हैं, उसके बाद आप को इलेक्शन करवाने पड़ेंगे दोबारा से। 6 मंथ्स ओनली। आप चाहे एक एक करके 10 साल रह लें, बट जैसे ही इमरजेंसी को ख़त्म किया आपने, इमरजेंसी स्टॉप, तो वैसे ही सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक आप और रह सकते हैं अपनी कुर्सी पे। उसके बाद आपको दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और नई लोकसभा या नया विधानसभा चुनना पड़ेगा आपको। यानी कि 6 महीने बस। आप ये टर्म याद रखिए, मतलब ये याद रखिए ड्यूरेशन, कि सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए आप रह सकते हैं एक्स्ट्रा आफ्टर इमरजेंसी। अब दोस्तों हमने क्या 3-4 चीज़ें पढ़ी हैं अभी। पहला एग्जीक्यूटिव के ऊपर इफेक्ट, दूसरा लेजिस्लेचर के ऊपर, तीसरा हमने पढ़ा फाइनेंशियली क्या फ़र्क पड़ता है, फिर चौथा हमने पढ़ा इनकी टर्म में क्या फ़र्क पड़ता है। टर्म का मतलब हमने देखा भी कि एक साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम आम जनता से जुड़ा हुआ है, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हमारे, जो जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है इमरजेंसी का। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप इसे कह सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा और भी ध्यान से सुनिए ताकि आपको एक ही बारी में समझ आ जाए कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो हमारे खुद के राइट्स होते हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया के जो राइट्स होते हैं, उन पे क्या फ़र्क पड़ता है अगर देश में इमरजेंसी लगाई जाती है। जैसे अभी यूक्रेन और रशिया में लग रहा है इमरजेंसी, तो अगर सपोज इस टाइप की कंडीशन कोई इंडिया पे बनती, जैसे पाकिस्तान एंड चाइना के टाइम जब हमारा वॉर चल रहा था 70s में 60s में, तब हमारे देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। तो उस टाइम हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर सकती थी यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट, किस किस को, मतलब एक तरह से हमारा वायोलेशन अगर फंडामेंटल राइट्स का होता है तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते उस टाइम पे अगर इमरजेंसी लगी हो। और वो कौन कौन से राइट्स को कब कब सस्पेंड किया जाता है वो सब हम अभी जानने की कोशिश करते हैं। आप समझने का प्रयत्न करिए, एक ही बारी में आपको समझ आ जाएगा, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल की बात है ही नहीं। इसमें 2 आर्टिकल हैं। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने की, तो यहाँ पर 2 आर्टिकल हैं, दैट इज़ आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। पहले हम लोग 358 को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम 359 पे आएंगे। तो जो आर्टिकल 358 है, ये कहता है जैसे ही इमरजेंसी लागू होती है हमारे देश में, जैसे ही प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी किया जाता है, वैसे ही ऑटोमेटिकली, यानी कि कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली 19 की बात की गई है इस आर्टिकल में, ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। यानी कि जैसे ही इमरजेंसी लागू होती है आर्टिकल 19 हमारा सस्पेंड हो जाता है। ये बात कहाँ लिखी है? आर्टिकल 358 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ साफ लिखा है कि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड जैसे ही इमरजेंसी लागू की जाती है। बट हमने पढ़ा था कि हमारी जो इमरजेंसी हो 3 ग्राउंड्स पर लगाई जाती है। पहला अगर कंडीशन वॉर की हो, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अगर आप लोगों को याद हो, एंड थर्ड था हमारा आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन दोस्तों, ये जो हमने पढ़ा था, हमने बोला था ये एक्सटर्नल इमरजेंसी है और ये इंटरनल, आर्म्ड वाला जो था हमारा रिबेलियन वाला, दैट इज इंटरनल, एंड वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन इज एक्सटर्नल इमरजेंसी। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्या होता है कि जब भी मतलब वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन क्या होता है, अगर हमारा जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो भी दिक्कतें चल रही हैं ये बॉर्डर पे चल रही हैं, दूसरी कंट्री के साथ चल रही हैं। बट जो आर्म्ड रिबेलियन का मतलब होता है इंटरनली, इंडिया में ही ऐसी सिचुएशन हो गई है कि हम लोगों को इमरजेंसी लगवानी पड़ गई, यानी कि हम आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं एक तरह से। तो ये तीसरा वाला ये कंडीशन होता है, दैट इज इंटरनल। और जो ये होता है इसका मतलब ऊपर के दोनों कि हम एक्सटर्नली यानी किसी और कंट्री के साथ लड़ाई वगैरह कर रहे हैं। तो जो आर्टिकल 19 है, पहले क्या होता था बिफोर 1978
इमरजेंसी किसी भी ग्राउंड पे लगाई जाए, आइदर वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता था। बट जैसे ही 1978 आया, मोरारजी देसाई साहब एक अमेंडमेंट लेकर आए संविधान में, दैट इज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसमें इन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी पे होगा, यानी कि अगर वॉर होगी या एक्सटर्नल एग्रेशन होगा तभी आर्टिकल 19 सस्पेंड किया जाएगा। अगर इंटरनल इमरजेंसी है, यानी कि आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे इमरजेंसी लगाई गई है, तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं हो सकता। ये क्लॉज इन्होंने डाला 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। अब मैं आर्टिकल 19 को लेके एक बात बताता हूँ आपको। आर्टिकल 19 का जो हमारा फंडामेंटल राइट है, इसमें है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारी बोलने की, मतलब एक तरह से फ्रीडम हमें मिल रखी है अंडर आर्टिकल 19। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सपोज अगर किसी के घर में आपस में लड़ाई होती है तो लड़ाई सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग? आपस में बात नहीं करेंगे तो लड़ाई सॉल्व ही नहीं होगी, क्योंकि अगर बात ही नहीं करोगे तब तो फिर वो लड़ाई ही रहेगी। अगर आप आपस में बैठ के किसी भी मैटर को सॉल्व नहीं करोगे, सॉर्ट आउट नहीं करोगे प्रॉब्लम्स को, तो फिर वो लड़ाई मतलब चलती रहेगी अगर आप सुलझाओगे नहीं उसे। तो यहाँ पर आप इसको इसी स्टाइल से समझ सकते हैं। आर्टिकल 19 का मतलब है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आप अगर जब तक बात नहीं करेंगे तो लड़ाई को सुलझाएंगे कैसे। और ये थी हमारी इंटरनल इमरजेंसी, जो हमारा है ये आर्म्ड रिबेलियन, ये है इंटरनल का मतलब हम घरेलू एक तरह से कह सकते हैं कि आपस में हम लोग लड़ रहे हैं, कंट्री के जो लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं। तो अगर हम स्पीच यानी कि आर्टिकल 19 को अगर सस्पेंड कर देंगे तो एक तरह से हम खुल के बोल नहीं पाएंगे, तो अपनी लड़ाई को सॉल्व कैसे करेंगे। इसलिए ये क्लॉज ऐड किया गया कि आर्टिकल 19 यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारा इंटरनल इमरजेंसी में रहना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम लोग एक तरह से आपस में बैठकर बात करके लड़ाई को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक याद करने का ऐसा तरीका बताया, बट मतलब इसमें ऐसा क्या सोच के उन्होंने अमेंड किया था ये मेरे को भी नहीं पता, बट एक ही आपको याद करने का तरीका है कि अगर इंटरनली कुछ भी होता है तो हम आपस में बैठ के बात कर सकते हैं। आर्टिकल 19 इज स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो आप आराम से, आपको फुल फ्रीडम है, आप जो बोलना है बोलिए और मैटर को सॉल्व करिए। तो ये था हमारा 358 में क्या था कि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है एक्सटर्नल इमरजेंसी पे। पहले इंटरनल में भी होता था, यानी आर्म्ड रिबेलियन में भी होता था, बट जैसे ही 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, इन्होंने ये क्लॉज ऐड किया कि आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे आर्टिकल 19 को हम सस्पेंड नहीं कर सकते। अब दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल जो है आर्टिकल 359, जो हमारा 358 था, इसमें सिर्फ एक आर्टिकल को लेके बात लिखी गई थी, दैट इज आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में हमारे पास 6 पॉइंट्स में फंडामेंटल राइट्स रखे हैं। राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक हेडिंग है, उसके अंदर देखें, राइट, मतलब आप कोई एसोसिएशन बना सकते हैं या कहीं फ्रीली मूव कर सकते हैं। उसके बाद है इसमें कहीं पे रह सकते हैं कि कंट्री के किसी भी पार्ट में घूम सकते हैं। फ्यू रेस्ट्रिक्शंस आर देयर, बट मेजर पॉइंट्स यही हैं इस आर्टिकल में 19 के अंदर। बट जो आर्टिकल 359 है, आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इसमें लिखा है फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों हम लोग अभी आगे आने वाली कुछ क्लासेस में करेंगे, तो आप घबराइए मत आर्टिकल 19 अगर आपको उतने अच्छे से समझ नहीं आया तो, क्योंकि यहाँ पर उसका कोई दूसरा काम है नहीं। जब आगे फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ेंगे तो उसको बहुत डिटेल में हम जानेंगे कि आर्टिकल 19 क्या है, एंड बाकी फंडामेंटल राइट्स भी जो हमारे 12 से 35 के अंदर हैं उन सबको डिस्कस करेंगे बिल्कुल। उसके बाद DPSP भी है हमारा 36 से लेके 51 आर्टिकल, ये सारे के सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए जाएंगे आपके साथ। तो हमारा जो आर्टिकल 359 है, अभी हमारी जो मेन हेडिंग है, हमारी हेडिंग क्या है, इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स। अभी हम पढ़ रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स में क्या इफेक्ट पड़ता है इमरजेंसी का। अभी हमने 358 में डिस्कस किया कि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है
एक्सटर्नल इमरजेंसी पे। बट जो आर्टिकल 359 है ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर है, प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है दैट ये सस्पेंड कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को कोर्ट जाने से, यानी कि राइट टू मूव कोर्ट। अगर आपको सपोज कोई भी फंडामेंटल राइट का अगर वायोलेशन होता है तो आप कहाँ जाओगे, किससे न्याय मांगने जाओगे? न्यायपालिका के पास ही तो जाओगे। ये उसी को सस्पेंड कर देते हैं, यानी कि सस्पेंड राइट टू मूव कोर्ट्स। इसका मतलब यही है कि आप कोर्ट में जाके अपनी फरियाद दे ही नहीं सकते कि हमारे जो राइट्स हैं उनका हनन किया जा रहा है, उनका वायोलेशन किया जा रहा है बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट। तो इसमें सिर्फ यही 359 में सिर्फ यही लिखा है कि प्रेसिडेंट साहब के पास एक पावर है दैट ड्यूरिंग इमरजेंसी ये कोर्ट जाने से किसी भी व्यक्ति को रोक सकते हैं, यानी कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट को रोक दे रहे हैं एक तरह से। एनफोर्समेंट का मतलब कि आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं किया, उनका जो एनफोर्समेंट है, यानी कि आप कोर्ट जाके जो उनको एनफोर्स कराते हैं उसको इन्होंने सस्पेंड कर दिया कि अब कोर्ट आप जा ही नहीं सकते। बट इसमें सारे फंडामेंटल राइट्स के साथ ऐसा नहीं होता। एक प्रेसिडेंट साहब एक अपना ऑर्डर निकालते हैं, उसमें वो स्पेसिफाई करते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल वो सस्पेंड करना चाहते हैं। सपोज उन्होंने लिखा कि 14, 15, 16 सिर्फ इतने सस्पेंड करने, तो सिर्फ इन्हीं आर्टिकल्स को लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते, बाकी किसी भी आर्टिकल को लेके आप कोर्ट जा सकते हैं। ये प्रेसिडेंट साहब के ऑर्डर में लिखा होता है कि कौन कौन से सस्पेंड करने राइट्स को। सिर्फ वही राइट्स सस्पेंड होते हैं जो प्रेसिडेंट साहब के ऑर्डर में लिखा होता है। अगर इन्होंने सारे के सारे राइट्स यहाँ पे लिख दिए तो आप किसी भी राइट को लेके वहाँ पे नहीं जा सकते। अब इसमें भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। अभी हमने समझा कि प्रेसिडेंट साहब किसी भी राइट को अपने ऑर्डर में लिखकर हमारा कोर्ट जाना सस्पेंड कर सकते हैं। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दो आर्टिकल ऐसे लेकर आया जो कि एक्सेप्शंस हैं इसके ऊपर, यानी कि आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ये प्रेसिडेंट साहब सस्पेंड नहीं कर सकते। दीज आर इनएलिएनेबल राइट्स, इनको कभी भी सस्पेंड नहीं किया जाता इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। प्रेसिडेंट साहब इनको टच भी नहीं कर सकते। ये क्लॉज भी डाला गया था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो आप लोग देख सकते हैं कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का कितना बड़ा रोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जितनी भी गलतियां हमारी 1975 की इमरजेंसी में की गई थी उन सबको सुधारा गया था 44th के तहत। 42nd में एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशन आया था जो कि 1976 में आया था बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा प्रोविजंस डाले थे जिसको मिसयूज़ कर सकते हैं, मतलब जानबूझ के ऐसे प्रोविजंस डाले थे मिसयूज़ करने के लिए। बट उन सबको सुधारा है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने। आर्टिकल 20 और 21 को प्रेसिडेंट साहब सस्पेंड नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। अब ये दो आर्टिकल क्या है, इनको भी हम फंडामेंटल राइट्स की क्लास में डिस्कस करेंगे अच्छे से, बट ऐसे मैं एक लाइन दोनों के लिए बोल देता हूँ। आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। आप लोगों ने सुना होगा राइट टू प्राइवेसी, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ओनली। राइट टू लाइफ, एक ये सपोज आप मान लीजिए कि हेडिंग मान लीजिए, इसके अंदर सारे राइट्स आ जाते हैं आपके। राइट टू स्लीप भी आपका एक मौलिक अधिकार है, यानी कि आपको सोने से भी कोई नहीं रोक सकता। फिर राइट टू फ्रेश एयर, एनवायरनमेंट, ये सारी की सारी राइट्स आपके राइट टू लाइफ के अंदर आ जाते हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी से भी आप मतलब समझ ही रहे हैं। तो राइट टू स्लीप हो गया, राइट टू एनवायरनमेंट हो गया, राइट टू प्राइवेसी हो गया, ये सारे के सारे राइट्स राइट टू लाइफ के अंदर आते हैं अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
ये सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। और जो आर्टिकल 20 है ये है कि कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस से प्रोटेक्ट किया जाता है हमें, यानी कि जैसे 1975 में उठा के ज़बरदस्ती जेल में डाल दे रहे थे, तो ऐसा प्रोविज़न ऐड कर दिया कि अब वैसा ना हो, ताकि पनिशमेंट जो दी जाए ज़बरदस्ती ना दी जाए। कोई जेन्युइन अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो इसको पनिशमेंट मिले, वरना ना मिले। तो इसलिए इस राइट को हटा दिया, वरना ज़बरदस्ती उठा के जो जेल में डाल रहे थे पहले, वो अब ना कर सके कोई। इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं, लाइक किसी को भी आर्टिकल 20 में किसी को भी सेम ऑफेंस के लिए 2 बार सज़ा नहीं हो सकती। ये नहीं कि मतलब एक बार बंदे को सज़ा उसने काट ली, दोबारा सेम क्राइम के लिए उसको फिर से सज़ा दे दी। तो ये सब पॉइंट्स हैं, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स की क्लास में। अब दोस्तों इनका एक डिफरेंस समझ लेते हैं हम, आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। 358 एंड 359 हमने क्या पढ़ा कि इसमें आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है। इसमें सिर्फ वो सस्पेंड होते हैं जो प्रेसिडेंट साहब के ऑर्डर में होते हैं। प्रेसिडेंट साहब जो ऑर्डर पास करते हैं उसमें जो राइट्स लिखे होते हैं सिर्फ वही यहाँ पर सस्पेंड होते हैं, और बाकी राइट्स यहाँ पे सस्पेंड नहीं होते। और इसकी एक ख़ास बात ये है दोस्तों कि ये पूरे इंडिया पे इकट्ठे लगता है एक साथ, यानी कि जैसे ही आर्टिकल 358 का यूज़ होता है, जैसे ही इमरजेंसी घोषित होती है 358 ऑटोमेटिकली होता है। सबसे पहले तो वर्ड है ऑटोमेटिकली। और जो हमारा ये है अंडर आर्टिकल 359, ये ऑटोमेटिकली नहीं होता। प्रेसिडेंट साहब जब तक ऑर्डर पास नहीं करेंगे कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होता, यानी कि ये ऑटोमेटिकली नहीं होता, ऑटोमेटिकली नहीं होता। अब इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे ही इमरजेंसी लागू होती है ये पूरे देश में एक साथ लागू होता है, यानी कि फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी से लेकर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एक साथ फंडामेंटल राइट्स जो भी हमारे आर्टिकल 19 में सब सस्पेंड हो जाते हैं पूरी कंट्री में एक साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक छोटी सी जगह में सस्पेंड कर रहे हैं। और जो हमारा ये है आर्टिकल 359, इसमें क्या है कि ये किसी पार्ट में भी लगाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब पूरे इंडिया में एक साथ लगाएं, कि कंट्री के किसी एक पार्ट में ये ऑर्डर पास किया जा सकता है कि सपोज सिर्फ और सिर्फ केरला के लोगों के, या सिर्फ और सिर्फ यूपी के लोगों के, सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों के, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लोगों के सस्पेंड होंगे, बाकी लोगों के सस्पेंड नहीं होंगे फंडामेंटल राइट्स। तो ये 59 में है, 359 में। फिर उसके बाद एक डिफरेंस हो गया ऑटोमेटिकली, फिर ये पूरे देश में हो गया। तो ये इसके डिफरेंस है दोस्तों। और एक पॉइंट और है कि जो ये है 358, इसकी एक अच्छी बात ये है कि ये ऑटोमेटिकली रिवाइव भी कर जाता है, यानी कि जैसे ही इमरजेंसी हमारी वो होती है, ख़त्म होती है, रोकी जाती है इमरजेंसी को, वैसे ही ये आर्टिकल हट जाता है। फंडामेंटल राइट जो हमारा है हमें वापस से मिल जाता है, सस्पेंड जो होता है वो हट जाता है, सस्पेंशन ऑटोमेटिकली रिवाइव्स। और जो आर्टिकल 359 है इसका क्या था, ये पूरे ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि ऑटोमेटिक इसका सिस्टम क्या है, ऑटोमेटिक सिस्टम। जैसे ही इमरजेंसी लगाई ऑटोमेटिक सस्पेंड हुआ, जैसे ही इमरजेंसी हटी ऑटोमेटिकली रिवाइव है, यानी दोबारा हमें मिल गया फंडामेंटल राइट, यानी कि पूरे ड्यूरेशन के लिए रहती है इमरजेंसी की। बट जो 359 के अंदर हम सस्पेंड करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, वो या तो पूरी इमरजेंसी के लिए रहता है, या फिर प्रेसिडेंट साहब जो अपने ऑर्डर में लिख दें कि अगर 10 दिन के लिए वैलिड है, 20 दिन के लिए वैलिड है, 2 महीने के लिए, तो ये शॉर्टर पीरियड के लिए भी रह सकता है। बट ये इसमें ऐसा नहीं है, आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा तो पूरी इमरजेंसी के लिए होता है, ऐसे शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होता। बाकी इसमें जो आर्टिकल्स होते हैं प्रेसिडेंट साहब के ऑर्डर के बेसिस पे काम करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही है। हमने आज पढ़ा एग्जीक्यूटिव पे क्या क्या फ़र्क पड़ता है, दैट जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो स्टेट को डायरेक्शन देती है, ऑर्डर देती है, जो उनको मानना पड़ता है, कंपलसरी होता है। फिर हमने पढ़ा कि जो लेजिस्लेचर होता है, यानी कि जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, स्टेट सब्जेक्ट, जो 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, स्टेट, कॉन्करेंट एंड यूनियन, स्टेट सब्जेक्ट पे भी लॉ बना सकता है पार्लियामेंट। वो लॉ वैलिड रहते हैं 6 महीने के लिए अगर इमरजेंसी को रोका जाता है।
फिर हमने पढ़ा फाइनेंशियली क्या फ़र्क पड़ता है। फाइनेंशियली अगर इमरजेंसी लगाई जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट को जो फंड दिए जाते हैं वो फंड या तो प्रेसिडेंट साहब रोक सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने जो हमारा लास्ट पॉइंट था, हमने पढ़ा कि 358 एंड 359। इससे पहले हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि लोकसभा को एक्सटेंड कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो रहती है 5 साल के लिए रहती है नॉर्मली, बट एक एक साल करके उनको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट हर एक साल पे हमें पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। और जैसे ही फिर हमने पढ़ा 358 एंड 359 के बारे में, फंडामेंटल राइट्स से हमारे क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों इसमें भी हमने पढ़ा कि जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो हमारे लिए बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि जो मिसयूज़ ना कर सके कोई किसी भी प्रोविज़न को कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग एमरजेंसी। उन्होंने काफ़ी सेफ गार्ड प्रोवाइड किए हमें। लाइक उन्होंने क्या इसमें क्या किया कि आर्टिकल 19 इंटरनल इमरजेंसी पे सस्पेंड नहीं होता। इसमें इन्होंने ऐड किया 359 में क्या किया था कि आर्टिकल 20 एंड 21 जो हमारा राइट टू लाइफ है, मेनली हमारा जो जीने का अधिकार है उसको भी छीन नहीं सकते अंडर आर्टिकल 359। तो ये सारे हमारे इफ़ेक्ट थे इमरजेंसी के कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। अब हमारा जो दोस्तों नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है वो है हमारा प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। आप लोगों ने सुना होगा, और उसी क्लास में अगर टाइम रहता है, हमें टाइम परमिशन देगा तो हम फाइनेंशियल इमरजेंसी भी कर लेंगे अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन आपने जो सुना है अभी तक आपने सुना था, अब नेक्स्ट क्लास में हम उसे समझेंगे, यानी कि आप लोग भी समझ पाएंगे अब कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं जब वो लागू किया जाता है, तो स्टेट विधानसभा पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर आ जाती है, सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो तब तक आप इन जो भी हमारी पिछली 2 क्लासेस हैं इनको आप रिवाइज़ करिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड लगे एंड और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो आज की क्लास को दोस्तों हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।